कैप्टन तरसेम सिंह जी, जरनैल सिंह जी, चेयरमैन साहब तकरीर में बता देंगे। मैं तो सिर्फ शुरुआत करने के लिए सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास इसके लिए कोई सुझाव है, दिल्ली जंतर मंतर पर और किसी जेड़ा सेम पॉइंट है वो तो माता की भारत माता की भारत माता की सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक भारत माता की जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कैप्टन बलवीर सिंह जसरोटिया, वाइस चेयरमैन एक्सेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। आज हमारी फर्स्ट हाफ मीटिंग है और इस मीटिंग में खास करके जो इस समय के जो हालात हैं या उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस चल रही है हमारी वन पेंशन की, हम उसी विषय के बारे में सभी एक्सेसमैन वीर नारी विडो को यही बताना चाहते हैं। सबसे पहले जो है हर एक आदमी यही परेशान है कि वन रैंक वन पेंशन का क्या हो रहा है। तो खास करके जो ये वन रैंक वन पेंशन जो की नहीं है, ये तो यूजलेस वन रैंक वन पेंशन पार्ट 2 है, क्योंकि इसमें जो 22 साल से ऊपर हवलदार हैं, नायब सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट कैप्टन, ये चीज़ें इन्होंने रख दी हैं कि ये माइंड्स में गए हैं सारे। जो हवलदार बेचारे 18 साल से नीचे हैं, उनको फिर भी थोड़ा बहुत कुछ मिला। बाकी मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिपाही नायक या आर्मी नायब इनको थोड़ा फ़ायदा हुआ है और वीर नारी विडो को भी थोड़ा ज़्यादा, इनको भी फ़ायदा नहीं है। 1200-1300 रुपये का 5 साल के बाद जो पेंशन देना किसी की, ये ज़्यादा नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ रही है। दूसरी चीज़ है कि इसमें भेदभाव किया गया है। एक देखो अफसर की रिकमेंडेशन 2.81 और JCOR की 2.57। ये जो पॉइंट है, ये दिल्ली में जंतर मंतर पर यही चीज़ें चल रही हैं। तो मेरे से जितना पॉइंट हो सकते थे मैंने 15-16 पॉइंट बनाए हैं और जो सूबेदार साहब वहाँ बैठे हैं उनको व्हाट्सएप के बीच में भेज दिया मैंने कि ये बात है, ये चीज़ें हैं। अब यह है कि ये पॉइंट जो हैं वो हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं और इसमें 2 पॉइंट आपने जो दिए हैं वो अगली इसी मीटिंग के बीच में वो भी हम मीडिया के सामने बता देंगे कि ये प्रॉब्लम आ रही है। नायक हवलदार ये तो बेचारे 35, 36, 37 साल के बीच में आ जाते हैं। जब वो इतनी जंग एज में आ रहे हैं तो उनको क्यों नहीं उसमें देखते हैं कि इनकी क्या प्रॉब्लम है। और सही प्रेसिडेंट जेके एक्सेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। देखिए, आज हमारी इस महीने की दूसरी मीटिंग है और मीटिंग का ये उद्देश्य है कि जो इस समय जो सबसे बर्निंग डिमांड है हमारी वन रैंक वन पेंशन OROP पार्ट 2, जैसा कि विस्तार में हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने आपको बता दिया है कि क्या इसमें एनॉमलीज हैं और उसकी वजह क्या है। इनकी सबसे बड़ी वजह जो है, जो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें हमारे आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका कसूर है या डिफेंस मिनिस्टर का कसूर है। ये जो पे कमीशन जो लोग बैठते हैं और जो बनाते हैं वो सब IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर हैं, वही इसमें आते हैं। और जो हमारे आर्मी के जो हैं हायर रैंक के, जो जनरल रैंक के जो ऑफिसर हैं वो आते हैं। और जबकि इंडियन आर्मी में 97% अदर रैंक्स जो है वो सर्विस करता है। पूरे हिंदुस्तान के बॉर्डर में अगर बैठा हुआ है तो वो सिपाही से लेकर के और ऑर्डिनरी कैप्टन तक जो है वो बैठा हुआ है। और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ना तो किसी ऑफिसर का बच्चा जवान है, ना किसी IAS ऑफिसर का जवान है और ना ही किसी पॉलिटिशियन का बच्चा। आज तक आप मीडिया में हैं, आप बता दीजिए कि किसी भी पॉलिटिशियन का बच्चा जो आर्मी में जवान की नौकरी कर रहा हो। तो जब किसी का बच्चा ही नहीं उसमें सर्विस करता है तो इनको क्या पड़ी है। ये कौन सा पे कमीशन है। 5 साल के हर इंसान को एक उम्मीद होती है कि 5 साल के बाद पे कमीशन। अब जो नई पॉलिसी उन्होंने जब ये 7th पे कमीशन बनाया था
तो आर्मी वालों के साथ इन्होंने कमिटमेंट की थी कि 2 साल में नहीं, लेकिन हम 5 साल में ये आपका पे कमीशन जो है रिवीजन करेंगे। जुलाई 2019 में ये रिवीजन होना था, जबकि ये अब इन्होंने 2023 में इन्होंने जो ये है इसको निकाला है, और उसमें भी इतनी अनॉमलीज है। आप 248 पेज का ये इन्होंने जो सर्कुलर निकाला है, उसको अगर पूरे को आप पढ़ेगे तो सिर्फ और सिर्फ जवान से लेकर के और ऑर्डिनरी कैप्टन तक है, जो कुछ भी नहीं इन्होंने ऐसे नॉर्मल होता है ना, जैसे रोता है कोई तो उसके आंसू पोंछ दो। और ऑफिसर का आप देख लीजिए, सेकंड लेफ्टिनेंट से लेकर के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तक 5-5 लाख 6-6 लाख रुपए का इनको एरियर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है वो तो सारा का सारा 80% तो ये आर्मी ऑफिसर ही ले गए हैं। तो मेरा आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट है कि आप हल्के में मत इस चीज को लीजिए। ये ना हो कि रिटायर्ड तो जो है वो है ही है, लेकिन कहीं आर्मी में रेवोल्यूशन ना हो जाए। एक्सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। प्रथम मेरी आज के इस ट्रांसमिशन को बातचीत को जो सुन रहे हैं सभी को मेरी जय श्री राम। देखिए, जहाँ तक रोष की बात है, नाराज़गी की बात है, वो तो आपने सुनी है, वो एक सही है। मेरे वाइस चेयरमैन साहब ने बड़ी विस्तारता के साथ, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने बड़ी अच्छी तरह से बताया है कि हमें किस प्रकार से जूझ किया जाता है, जूझ एंड थ्रो। काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो सेक्रीफाइस देते हैं, वो मोस्टली हम ही लोगों में से होते हैं। सफाई, हवालदार, सुबेदार, अंग्रेज जो भी बनते हैं, वो तो बात की बात है। तो जब हमारे साथ इनजस्टिस होता है, बेइंसाफ़ी होती है, बेइंसाफ़ी की भी कोई हद होती है। जब पानी, मैं कहता हूँ, नाक से ऊपर चला जाता है तो व्यक्ति को डूबते हुए को जो वो एक सहारा होता है, वो ऐसे ऐसे करेगा, जंप करेगा कि मैं बच जाऊँ। लेकिन जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ किया है, वो इनकी जो ध्रुवीकरण की जो नीति है, इनकी जो सोच है, वो अति निंदनीय है, अति निंदनीय। कि यार कब से लेकर जब हम इस महंगाई से जूझ रहे हैं, एक हमारी भी एक कोई महत्वाकांक्षा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कांक्षाएँ थी कि हमें भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ देगी। लेकिन इन्होंने हमें एक ठेंगा दिखा दिया कि आपके लिए तो कुछ है नहीं, आपने कुछ किया नहीं है, फॉर द सेक ऑफ द कंट्री इटसेल्फ। तो ये बड़े दुख की भावना है कि माता बैठी हुई है। लडोली में एक हमारा बेटा मंगल सिंह जो शहीद हुआ था, मात्र 22-23 साल में, उसने अपनी देश के प्रति एक बिगर सेक्रीफाइस से बड़ी सेक्रीफाइस होती थी। जो व्यक्ति जान दे देता है इस देश के लिए, भारत माँ के लिए, तो उससे बड़ी क्या कुर्बानी होगी। एक हमारे साथ जो बेइंसाफ़ी हुई है, जो गवर्नमेंट ने अभी की है, हम चेताना भी चाहते हैं कि हम जानते हैं सब कुछ, लेकिन एक ऐसे डिसिप्लिन के सूत्र में जो बंधे हुए लोग आते हैं ना, और उससे वो फिर भी डिसिप्लिन में ही रहने का प्रयास करते हैं। उनकी यही कोशिश रहती है, प्रयास रहता है कि हम डिसिप्लिन में ही रहें। मिलता ही नहीं है, तो वो भी एक इनजस्टिस है हमारे